अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आशिक अब्बासी मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी में आज हम डिस्कस करेंगे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का दूसरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी है और ये दिसंबर 18 1919 को पास हुए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेके 1918 तक जो है वो चली थी और उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया था, याद होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को कहा था कि अगर आप जंग में हमारा साथ देंगे तो हम आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, और हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएंगे इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियंस ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया था और इस हवाले से इंडियंस के बीच में एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक इवेंट हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। और लखनऊ पैक्ट से मुराद ये था कि मुसलमान और हिंदू जो है वो यूनाइट हो गए थे सेल्फ रूल हासिल करने के लिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हासिल करने के लिए। इसी तरह जो है इसी के साथ साथ जब जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने जो है उस रिफॉर्म्स के बारे में सोचा था और बल्कि तय तो पहले से कर लिया था इन्होंने। मोंटेक ने एक स्पीच की थी। मोंटेक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था फॉर इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था इंडिया के लिए जो है वो, और ये इंग्लैंड में रहता था, लंदन में रहता था। तो इसी तरह जो है वो अगस्त 1919 को इसने एक स्पीच की, जो उसने इसने कहा था कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंडिया में जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लेके आएँ और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इसी तरह जो है बट उसने कहा था कि हम ये जो प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन का, ये हम जो है वो स्टेज बाय स्टेज करेंगे। इसी तरह फिर नवंबर 1917 से लेकर अप्रैल 1918 तक इसने जो है वो इंडिया विज़िट किया था और यहाँ पे आके चेम्सफोर्ड जो उस वक्त जो है वो वाइसराय था, चेम्सफोर्ड से मिला और उसके बाद इन्होंने ये कुछ प्रपोजल्स जो है वो बनाए। वो प्रपोजल्स जो है वो दोनों ने मिल के पेश किए ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ब्रिटिश पार्लियामेंट वो प्रपोजल्स डिस्कस हुए और उसके बाद जो है वो एक एक्ट की सूरत में या रिफॉर्म्स की सूरत में वो प्रपोजल्स जो है वो पब्लिश हुए। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स की तरफ। फीचर्स क्या थे इन रिफॉर्म्स के? 5 बड़े फीचर्स हैं इन रिफॉर्म्स के हवाले से। पहला जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जो था उसकी सैलरी, ये लिखा गया था कि उसकी सैलरी जो है ब्रिटिश अकाउंट से दी जाएगी। पहले क्या होता था कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है वो लंदन में रहता था, ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी जो है वो यहाँ से जाती थी, ब्रिटिश इंडिया के अकाउंट से जाती थी, यानी इंडिया के अकाउंट से जाती थी। तो अब ये तय किया गया था कि जो ब्रिटिश सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया है, उसकी सैलरी जो है वो अंग्रेज़ खुद देंगे, वो बरतानिया सरकार खुद देगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो उसके बाद जो है वो दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो ये था कि इसमें बाई कैमरल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सेंटर यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसमें जो पार्लियामेंट होगी वो 2 हाउसेस की पार्लियामेंट, बाई मीन्स 2, ठीक है, और कैमरल मीन्स 2 हाउसेस की जो है वो पार्लियामेंट होगी। और उसको जो अपर हाउस होगा उसको कहा जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट और उसके 60 मेंबर्स होंगे। उनमें से जो है वो 33 इलेक्टेड होंगे और 27 नॉमिनेटेड होंगे। इसी तरह जो है वो ये इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट की वो टोटल की जो है 5 साल के लिए होगी। और इसी तरह जो है वो जो लोअर हाउस था, लोअर हाउस को इन्होंने नाम दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और इसके जो है 145 मेंबर्स होंगे और इसके 103 जो है वो इलेक्टेड होंगे, 42 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड यानी जो गवर्नर जनरल है वो नॉमिनेट करेगा। फिर प्रोविंसेस में एक जो है वो मुनफरद एक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसको डायरकी कहा जाता है। डायरकी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के ज़रिए और इसमें हुआ ये था कि सब्जेक्ट्स यानी पावर्स को 2 कैटेगरीज़ में, या वो एरियाज़ जहाँ पे पावर्स जो होती हैं
ब्यूरोक्रेट्स सॉरी मिनिस्टर्स के पास या पॉलिटिशियन के पास, उनको सब्जेक्ट्स कहा जाता है। सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए थे, लाइक जस्टिस है, लॉ है, यानी कोर्ट्स और पुलिस और इरिगेशन और वाटर रेवेन्यू वगैरह, ये जो है रिजर्व थे। और इनको जो है वो रखा गया था अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जो होगा सूबे का, सॉरी जो गवर्नर सूबे का होगा उसके कंट्रोल में रखा गया। और उसकी जो काउंसिल थी गवर्नर की, ज़ाहिर है हर गवर्नर की सूबे में एक काउंसिल थी या काबीना थी जिसको आप कह सकते हैं, तो उसके अंदर ये रखा गया। इसी तरह एक ट्रांसफर्ड दूसरी कैटेगरी जो है वो ट्रांसफर्ड की रखी गई थी डायरेक्टली के अंडर। एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये एरियाज़ को ये ट्रांसफ़र किए गए थे, ये एरियाज़ ट्रांसफ़र किए गए थे और ये जो है वो मिनिस्टर्स के अंडर रखे गए थे। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम आगे चल के नहीं चल सका क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो मेन पावर है रेवेन्यू का, वो गवर्नर के पास था, ब्यूरोक्रेट्स के पास था। तो इसी वजह से, और जहाँ पे डेवलपमेंट के जो एरियाज़ थे, जहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, वो एरियाज़ जो है वो मिनिस्टर्स के पास थे। तो इसी तरह जो है मिनिस्टर के लिए बड़ा इशू होता था कि इनसे रेवेन्यू लें, ठीक है, और इनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी हर हवाले से। उसके अलावा जो है गवर्नर जनरल को जो है या वाइसराय को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए थे कि भाई जो सीएम है वो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, ठीक है, और इसी तरह जो गवर्नर है वो भी गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो बजट होगी, सेंट्रल बजट, वो गवर्नर जनरल के असेंट के बगैर जो है वो पास नहीं होगी या वाइसराय के असेंट के बगैर पास नहीं होगी। तो उसके अलावा जो है वो जो सेंट्रल बजट है वो उसको, ये भी इंडियंस को हक नहीं होगा कि वो उसको डिस्कस कर सकें इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको डिस्कस कर सकें। तो these were very few features of Montague Chelmsford reforms I have told you. बाकी अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहें तो there is open access to you people, जो इंटरनेट में आप पढ़ सकते हैं। So that's all from my side regarding this lecture. See you tomorrow. See you in next class. Thank you. Allah Hafiz.